नमस्कार दोस्तों। अभी तक हम लोग ये जो एक रिवीजन सीरीज़ कर रहे थे, आपकी जो एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी आदि परीक्षाएं हैं, तो उससे संबंध में जो है अभी आज हम लोग आगे जो है 78वें क्वेश्चन से करना शुरू करेंगे। तो आइए देख लेते हैं आज का 78वां क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है कि राजधर्म का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया। तो राजधर्म का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया। तो राजधर्म का सिद्धांत आपका ऑप्शन दिया है कौटिल्य, याज्ञवल्क्य या नारद या मनु। तो राजधर्म का सिद्धांत मनु के द्वारा दिया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। राज की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत नहीं मानता है। राज की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत क्या नहीं मानता है? नहीं मानता है, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो देखते हैं, राजा लोग पृथ्वी पर जीवित प्रतिमाएं हैं, बिल्कुल ये ऐसा कहता है दैवी सिद्धांत में। राज ईश्वर का प्रतिनिधि होने के नाते केवल उसी के प्रति उत्तरदायी होगा, बिल्कुल सही है, दैवी सिद्धांत भी ये भी मान्यता प्राप्त है। राज्य, सरकार और वास्तव में सभी संस्थाएं मानवीय चेतना के परिणाम है। मानवीय चेतना का परिणाम ये नहीं है, ठीक है, ये मानवीय चेतना नहीं बल्कि ईश्वर द्वारा प्रदत्त है ना, ईश्वरीय प्रदत्त है। वे ऐसी कृतियाँ हैं जो मानव के नैतिक उद्देश्यों को समझने के फलस्वरूप उत्पन्न हुई हैं। तो ये गलत हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। राजा के प्रति विद्रोह की भावना है, ईश्वर के प्रति विद्रोह है, और ऐसा जो करेगा उसे मृत्युदंड मिलेगा। तो ये भी सही है, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर ठीक हो जाएगा। ये दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में ये सही नहीं है। अगला प्रश्न देख लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। हाँ, अब सही है। अगला क्वेश्चन है कि नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, इनमें से एक कथन एक कहा गया है और दूसरा उसका कारण है। तो देखते हैं कि क्या सही है क्या नहीं। कह रहा है राज की उत्पत्ति का सिद्धांत सीधे लोकतांत्रिक विचार के विरोध पर स्थित रहता है। सही बात है। क्योंकि दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत डायरेक्टली किससे जो है चलता है, तो ईश्वर के द्वारा प्रदत्त माना जाता है ना। तो ईश्वर जो है भेजता है प्रतिनिधि को, ईश्वर जो है प्रतिनिधि को भेजता है, ना कि लोग अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। लोकतंत्र में क्या है, लोग अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, है ना। तो ये ईश्वर जो है प्रतिनिधि यहाँ पर देता है, राजा चुनता है, इसलिए ये लोकतांत्रिक का एक तरीके से विरोध हो गया। तो ये तो ठीक है। इसका कारण क्या दे रहे हैं कि दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत राज की उत्पत्ति की व्याख्या में समान सहमति की भूमिका को निरस्त करता है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर जो है लोगों की सामान्य सहमति कोई नहीं होती है। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र तो है नहीं कि वहाँ पर लोगों के पूछा जाएगा कि हाँ भैया किसे चुना जाए, किसे वोट किया जाए, है ना। तो ये तो दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत है, और ये डायरेक्टली किससे, ईश्वर से जो है, ईश्वर के द्वारा जो है राजा बनाया जाता है। राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि समझा जाता है। कहते हैं कि जो अगर राजा की अवहेलना करता है तो ये माना जाएगा कि वो ईश्वर की अवहेलना कर रहा है ना, और उसको मृत्युदंड दिया जाएगा। तो दैवी उत्पत्ति सिद्धांत ये कहता है। तो इस तरीके से ए भी सही है, आर भी सही है। तो ऑप्शन देख लेंगे। ए तथा आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या भी करता है, तो सही है। तो यानी ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। समझ में आया होगा आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, राज की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत क्या है। देखते हैं। धर्म को राजनीति से मिलाता है, सही है। धर्म को राजनीति से अलग करता है, नहीं। सामंती शासक की सर्वोच्चता में विश्वास करता है, नहीं। लोकप्रिय संप्रदाय में विश्वास करता है, बिल्कुल नहीं। ठीक। तो यहाँ पर धर्म को राजनीति से मिलाता है, क्यों? क्योंकि वो ईश्वर, यहाँ पर ईश्वर की बात करता है ना, ईश्वर की बात करता है, और कहता है जो राजा है वो ईश्वर का प्रतिनिधि है, सीधे सीधे। ठीक। तो जहाँ पर अगर दैवी उत्पत्ति सिद्धांत आ जाएगा, सीधे आप ईश्वर से जो है संबंध कर लेंगे इसको, तो आपको समझ में आ जाएंगे ऑप्शंस। तो यहाँ पर ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 82वां कि राजनीतिक चेतना राज की उत्पत्ति के सिद्धांत का एक कारक है। राजनीतिक चेतना राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत का एक कारक है। इसका सही इस ये किससे संबंधित है? तो शक्ति के सिद्धांत से, या दैवी उत्पत्ति सिद्धांत से, या सामाजिक समझौते सिद्धांत से, या विकासवादी सिद्धांत से। तो राजनीतिक चेतना क्या है? राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत का एक कारण है।
ठीक है ना। तो राजनीतिक चेतना की बात कहाँ होती है, हमने लोगों ने अभी इसके जो विशेषताएं थी वो पढ़ी थी, तो उसमें राजनीतिक चेतना आती है, तो ये विकासवादी में आता है ना। तो ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा। पीछे की वीडियो में मैंने जो है बताया हुआ है, आप उसको देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 83वां प्रश्न है कि नागरिक शास्त्र के शिक्षण का प्रमुख लक्ष्य अच्छे नागरिक तथा उच्च श्रेणी का नागरिक चरित्र उत्पन्न करना है। ये किसके द्वारा कहा गया है, तो ये है E.M. वाइट या M.P. मोफाट, बिनिंग एंड बिनिंग और F.J. गाउल। तो ये कथन जो है बिनिंग एंड बिनिंग है, तो इसको आप याद कर लेंगे, ऑप्शन सी। कुछ समझने वाली बात नहीं है, उसको आप याद कर लेंगे। अगला प्रश्न है, सामाजिक समझौता सिद्धांत वर्णन करता है किसका, तो राज के स्वरूप का या राज के कार्यों का या राज की उत्पत्ति का या इनमें से कोई नहीं। तो सामाजिक समझौता का सिद्धांत क्या है, तो वो राज की उत्पत्ति की बात बताता है ना। दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत ऐसे हो गया, मात्र उत्पत्ति सिद्धांत हो गया, विकासवादी सिद्धांत, ये सब किसका वर्णन करते हैं, तो ये लोग राज की उत्पत्ति का वर्णन करते हैं। तो ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 85वां कि निम्नलिखित में से राज की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा सिद्धांत 17वीं और 18वीं शताब्दी में सर्वाधिक लोकप्रिय था। 17वीं और 18वीं में, ठीक है, 17वीं और 18वीं शताब्दी में। तो दैवोत्पत्तिक सिद्धांत ये तो बहुत प्राचीन है। शक्ति सिद्धांत ये बाद में लेटेस्ट वाला है। सामाजिक समझौते का जो सिद्धांत था ये 17वीं और 18वीं शताब्दी में जो है प्रचलित था। ऐतिहासिक सिद्धांत लेटेस्ट है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा, यानी सामाजिक समझौते का सिद्धांत। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कि सामाजिक समझौता सिद्धांत संबंधित है किससे, राज की प्रकृति से, राज के कार्यों से या राज के उद्देश्य से, राज की उत्पत्ति से। देखिएगा, ये भी एक बार कर चुके हैं, तो ये राज की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत है। अब देखिए, एक तरीके से ये आप समझिए कि इस अगर हम लोगों को पढ़ना है तो क्या क्या, यानी राज की हमको प्रकृति भी पढ़नी चाहिए, इस तरीके से जो राज के उद्देश्य है वो भी पढ़ें, और राज के कार्य से संबंधित भी प्रश्न आते हैं, और राज की उत्पत्ति से संबंधित तो आपने काफ़ी प्रश्न देख लिए हैं, है ना। इसकी प्रकृति, उद्देश्य और कार्यों को भी एक बार पढ़ना ज़रूरी होता है ना। तो अगर आप ये करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था 87 क्वेश्चन है 87th कि सामाजिक अनुबंध यानी सामाजिक समझौता, बताया है मैंने आपको, अनुबंध समझौता, सामाजिक समझौता सिद्धांत के 3 प्रमुख प्रतिपादक थे, ऑस्टिन बोर्डिन हॉब्स, हॉब्स लॉक रूसो, मैकएवर लास्की हॉब्स, J.S. मिल, स्मिथ हॉब्स। अब इसका आंसर आप लोग बताइएगा, ठीक है। कई बार बता चुका हूँ कि सामाजिक समझौते में कौन लोग शामिल है। इसका आंसर आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख देंगे, ठीक है ना। इसका आंसर आप लोग लिखिएगा कि सामाजिक समझौता या सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत के कौन कौन से 3 प्रमुख प्रतिपादक हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 88वां, सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत इससे संबंधित रखता है किससे, राज का स्वरूप, कार्य से या उद्देश्य या राज्य के मूल से। तो राज्य के मूल से मतलब राज की उत्पत्ति, मूल से मतलब थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा कि ये राज की उत्पत्ति के बारे में बोल रहा है ना। तो यहाँ पर क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देख लेंगे। कह रहा है कि हॉब्स लॉक रूसो एक मत हैं किसमें, कि राज की राज जो है दैवी इच्छा परिणाम है, गलत। राज शक्ति का परिणाम है, बिल्कुल नहीं। राज समझौते का परिणाम है, बिल्कुल सही, क्योंकि ये समझौतावादी विचारक थे और समझौता जो है समझौता का सिद्धांत ये लोगों ने दिया हुआ है ना। राज विकास का परिणाम है, ये भी गलत है, ठीक है। तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है हॉब्स लॉक रूसो, ये लोग क्या बताते हैं, राज के पहले एक प्राकृतिक अवस्था थी और लोग आपस में जो है समझौता करके इस तरीके से राज का निर्माण करते हैं ना। तो राज के उत्पत्ति सिद्धांत ये बताते हैं, आपको मैंने पहले कई वीडियो में बता चुके हैं ये, तो आप लोग पुरानी वीडियोस को एक बार देख लीजिए। तो यहाँ पर ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 90, अगला क्वेश्चन है 90, देखते हैं। सामाजिक समझौता सिद्धांत मूलतः चाहता है क्या, राजनीतिक दायित्व के आधार को समझना, राजनीतिक दायित्व के समझना चाहता है।
तो इसमें है पहला, राजनीतिक दायित्व के आधार को समझना। सामाजिक समझौता सिद्धांत मूलतः क्या चाहता है? राजनीतिक दायित्व के आधार को समझना, यथास्थिति के औचित्य को बताना, या राज्य की उत्पत्ति के ऐतिहासिक उद्गम की व्याख्या करना। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राज्य की उत्पत्ति के ऐतिहासिक उद्गम की व्याख्या करना, तो ये तो गलत हो गया पहले। फिर कह रहा है यथास्थिति के औचित्य को बताना, तो यथास्थिति के औचित्य के बारे में ये कोई बात नहीं करता है। तो यहाँ पर है ऑप्शन 1 की राजनीतिक दायित्व के आधार को समझाना, कि राजनीतिक दायित्व मतलब जो स्टेट है, स्टेट किस आधार पर जो है, किस आधार पर बताते हैं ना कि आपस में लोग समझौता करके जो है स्टेट को जन्म देते हैं या स्टेट को बनाते हैं या राजा चुनते हैं, और वो राजा जो है इनके जो अधिकार हैं, इनके जो भी जो है कार्य हैं, इनके बारे में ये व्यवस्था करता है, उनकी जो है ये रक्षा करता है ना। तो इस बारे में बात होती है। तो ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा यहाँ पर कि राजनीतिक दायित्व के आधार को समझना। अगला प्रश्न देखते हैं। 91वां प्रश्न है कि राज्य की उत्पत्ति का पितृत्मक सिद्धांत से कौन जुड़ा है? तो जेम्स, हेनरी मैन, या लास्की, या मॉर्गन। तो एक थे हेनरी मैन, वो जो है पितृत्मक सिद्धांत से जुड़े हुए हैं। ये इसके जो है माने जाते हैं, ठीक है, इसके अनुयायक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पितृसत्तात्मक सिद्धांत से के कौन प्रबल समर्थक हैं? तो हेनरी मैन पहला दिया हुआ है, हेनरी लॉरेंस नहीं, देखिए यहाँ कंफ्यूज नहीं होंगे, लॉरेंस नहीं है, वो हेनरी मैन है। तो ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। क्रैब दिया है, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। पितृसत्तात्मक सिद्धांत के कौन समर्थक हैं या अनुनायक हैं? तो हेनरी मैन, ना कि हेनरी लॉरेंस। यहाँ पर कन्फ्यूज हो सकते हैं आप, आपने हेनरी याद कर लेंगे तो आप बिल्कुल कन्फ्यूज हो जाएंगे वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देखेंगे कि दिया है कि हॉब्स किससे जुड़े हैं, ठीक है, हॉब्स दिया है, तो हॉब्स, रॉबर्ट फिल्मर, रूसो और लॉक। यहाँ पर पितृसत्तात्मक की बात है, और लेवियाथन है, सिविल सरकार पर ट्रीटीज़ है, और इमाइल है। तो हॉब्स जो है लेवियाथन की बात करते हैं ना, एक जेंट जो है राजा की राज की बात करते हैं ना, तो हॉब्स लेवियाथन की बात करते हैं। और रूसो जो है सामान्य इच्छा, और जॉन लॉक जो है आपका सिविल सरकार पर टू ट्रीटीज़ की बात करते हैं ना, टू ट्रीटाइज ऑन गवर्नमेंट, ये लिखता है जॉन लॉक, ठीक है। और रूसो, इमाइल, इसके बाद रॉबर्ट फिल्मर हो गए पितृसत्तात्मक। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन ठीक होता है। सॉरी, तो यहाँ बन रहा है ए का 2, बी का 1, ए का 2, बी का 1, और सी का 4 और डी का 3, है ना। तो ये ऑप्शन देखते हैं कि ये ए का 2 और बी का 1 और सी का 4 और डी का 3, तो ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। 94वां क्वेश्चन है, राज्य ही नगर था और चर्च भी। राज्य ही नगर था और चर्च भी, मतलब कि राज्य के बाहर कुछ नहीं था, राज्य ही नगर था और चर्च भी, मतलब जो आप सिटी स्टेट की बात करते हैं उसमें यूनानी सिटी स्टेट की बात करते थे, और जो चर्च है जहाँ पर आप पूजा करेंगे, जहाँ पर आपका वर्शिप है, गॉड हैं जहाँ पर, वो सब क्या है, राज्य ही है। तो यह वाक्य किस व्यवस्था का विवरण देता है? तो ये स्विस कैंटोनों का, या पेरिस नगर का, या यूनानी नगरों का, या फ्रांसीसी नगरों का। तो ये यूनानी नगरों की बात करता है। क्यों? क्योंकि सिटी स्टेट की बात कहाँ होती है? सिटी स्टेट की बात होती है यूनान में, और वही राज्य में ही कहते हैं कि लोगों को राज्य की आवश्यकता है, और राज्य ही जो है उनका भरण पोषण करेगी और उनका विकास करेगी। ऐसी बात कहाँ पर होती है? यूनानी नगरों में, यूनान के जो नगर राज्य थे वहाँ पर ये बातें होती हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, और इसके बाद जो है आप नेक्स्ट, अब ये संप्रभुता का यहाँ पर शुरू हो जाएगा। तो ये हम अब अगले वीडियो में देखेंगे। संप्रभुता संबंधी सारे प्रश्न हम लोग अगले वीडियो से एक नए टैग के साथ शुरुआत करेंगे। तो अभी ये 94 क्वेश्चन था जो आपके राज्य की उत्पत्ति से संबंधित थे, ठीक है। 94 क्वेश्चन तक हम लोगों ने कर लिया है, ये आज कंप्लीट हो गया है।
अब इसके आगे जो है, अब आपका टॉपिक आ जाएगा संप्रभुता। तो आप लोग चाहें तो इसको पढ़ लीजिएगा और तब इससे संबंधित रिवीजन भी करेंगे। हालांकि आप इस यहाँ से भी देखते रहेंगे और नोट डाउन करेंगे तो आपको काफ़ी सहायता मिलेगी। तो ये आज का वीडियो है और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। अगर आप लाइक करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, मुझे समझ में आता है कि हाँ आप वीडियो देख रहे हैं। थैंक यू सो मच।